जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। सहारनपुर के जामा मस्जिद में नमाज के बाद नमाजियों ने काफी देर तक हंगामा किया। सड़क पर नमाज ना पढ़ने देने पर लोग भड़क गए हैं। लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। दरअसल सहारनपुर में जामा मस्जिद में ज्यादा भीड़ होने की आड़ में मुस्लिम नमाजी सड़कों पर जबरन नमाज पढ़ने चले आए, जिसके बाद प्रशासन ने इस बात की मंजूरी नहीं दी और नमाजियों ने जमकर इसको लेकर नारेबाजी की है। इस मामले में सहारनपुर के SP ने जानकारी देते हुए बताया कि मौके पर भारी पुलिस तैनात है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मिली जानकारी के अनुसार मस्जिद में जगह न मिलने की वजह से नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ना चाह रहे थे। एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली में बढ़ रही गर्मी ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कहा, दिल्ली का नाम बदलने देने से यहां का मौसम मिजाज भी बदल जाएगा। दरअसल अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किया जाए, क्योंकि नाम का बहुत महत्व होता है। अगर दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किया जाएगा, यहाँ भी बारिश भी होगी और अच्छा मौसम भी बना रहेगा। रमजान माह के अंतिम जुमे की नमाज जौहरी बाजार में अदा की गई, लेकिन इस नमाज के लिए शहर में लगाए गए लाउडस्पीकर विवाद का मुद्दा बन गया है। जामा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज के दौरान लाउडस्पीकर लगाने के मामले को लेकर राजस्थान चीफ काजी खालिद उस्मानी ने बयान दिया है। खालिद उस्मानी ने कहा है कि पिछले 100 सालों से लगातार लाउडस्पीकर से ही अलविदा जुमे की विशेष नमाज अदा होती है। आज तक किसी को कोई समस्या नहीं हुई। जब बीजेपी की सरकार राजस्थान में सत्ता में थी, वह भी सहयोग किया करती थी। लाउडस्पीकर से समस्या तो तब होनी चाहिए जब कोई आपत्तिजनक नारे लगाए जाए या कोई बयान दिया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली दौरे पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिजली की कमी का मुद्दा केंद्रीय मंत्री के सामने रखा। बिजली संकट पर हरियाणा CM ने जानकारी देते हुए कहा कि बिजली की डिमांड और सप्लाई में 2000 मेगावाट का गैप हरियाणा में है। पहले खुली मार्केट में खरीद सकते थे, लेकिन यहां पर केंद्र ने तय कर दिया है कि बिजली खुले बाजार में 12 रुपये से ज्यादा प्रति यूनिट नहीं खरीद सकते। उन्होंने कहा कि एक परेशानी हमें अडानी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ आ गई थी, जिसकी वजह से आपूर्ति बंद हो गई थी। उनसे हमारी बातचीत हुई। 1 मई से 500 मेगावाट की बिजली वो रिस्टोर करेंगे। समय समय पर ब्रह्मांड में खगोलीय घटनाएं घटित होती रहती है। इन्हीं घटनाओं से पृथ्वी पर समय समय पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल यानी कि आज लगने वाला है। ज्योतिषों की माने तो इस बार ग्रहण मेष राशि में लगी। ग्रहण शनिवार या अमावस्या के दिन पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई राशियां इससे प्रभावित होगी। इसलिए ग्रहण के दौरान मेष, कर्क और वृश्चिक राशि वाले जातकों को सावधान रहने की जरूरत है। बता दें कि शनिवार को लगने वाला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल की रात 12:15 को लगेगा और आपको बता दें कि 1 मई सुबह 4:07 पर समाप्त होगा। परेशानियां कभी प्रतिभा को दबा नहीं सकती, ऐसे ही कुछ भिंड के लहार के शिल्पी बघेल ने कर दिखाया है। शिल्पी बघेल ने विषम परिस्थितियों में भी कड़ी मेहनत करते हुए हायर सेकेंडरी परीक्षा में होम साइंस संकाय में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शिल्पी बघेल ने 500 में से 453 अंक लाकर सभी को हैरान कर दिया। इसके पीछे शिल्पी की कड़ी मेहनत छुपी हुई है। शुक्रवार को जारी हुए MP बोर्ड के हायर सेकेंडरी परीक्षा के रिजल्ट ने लहार की बेटी शिल्पी बघेल को अचानक सुर्खियों में ला दिया है। शिल्पी ने अपनी कड़ी मेहनत से होम साइंस संकाय में प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर बहुत जल्द बुंदेलखंड के यात्री भी सफर कर सकेंगे। रेल महकमे के अफसर इस बात का संकेत दे रहे हैं। माना जा रहा है कि यह ट्रेन दिल्ली से झांसी रहते हुए खजुराहो तक संचालित होगी। अभी यह निश्चित नहीं है कि ट्रेन के इस क्षेत्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, लेकिन रेल मंत्री के आश्वासन और स्थानीय अफसरों के रुख से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस क्षेत्र में देश विदेश पर्यटकों के आवागमन को देखते हुए रेलवे बुंदेलखंड में इस ट्रेन को संचालित करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी तक वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के पद पर काबिज थे। अब नेता विरोधी दल की कमान डॉक्टर गोविंद सिंह को सौंप दी गई। डॉक्टर सिंह को नियुक्त किए जाने के प्रदेश की सियासत में गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में उनकी कार्ड के तौर पर कहीं के एक सशक्त और जमीन से जुड़े नेता को तवज्जो दी है। दूसरा MP कांग्रेस में दिग्विजय सिंह खेमे का दबदबा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले ही महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दिग्विजय खेमे की विभा पटेल को भी नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार शुक्रवार से शनिवार तक जनता के द्वार रहेगी। 18 मंडलों के लिए उप मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में गठित मंत्री समूह मंडल मुख्यालय और जिलों का दौरा कर सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने वाली है।
लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा 24 अप्रैल से जेल में है। खास बात यह है कि आशीष को लखीमपुर जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। खाने पीने से लेकर उसके रहने का भी खास इंतजाम किया गया है और सूत्रों का कहना है कि बैरक में उसके लिए 4 कूलर लगवाए गए और स्पेशल पान भी बाहर से मंगवाया जा रहा है। पान भी 1 या 2 नहीं, पूरे 30 से 40। जेल प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक आशीष की सुरक्षा के मद्देनजर बैरक नंबर 20 में रखा गया है। उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसलिए बैरक में 24 अप्रैल से पहले ही नए गद्दे और चादर की व्यवस्था की गई थी। आशीष मिश्रा को अन्य बंदियों से अलग रखा गया है। जेल के अंदर ही उसे हर संभव मदद की जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े दलित नेता फूल सिंह बरैया का दावा है कि बीजेपी 2023 में 50 सीटें नहीं जीत पाएगी। बरैया ने कहा है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 50 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाती है और अपने हाथों से भोपाल के राजभवन के सामने अपना मुंह काला कर लूंगा, क्योंकि SC ST और मुसलमान सिख ईसाई के वोट पर बीजेपी का हक नहीं है। पिछड़ा वर्ग के बीजेपी गुमराह कर रही है। फूल सिंह बरैया ने कहा है कि भले ही यहाँ पे किसी की जीत हो ना हो, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस या भाजपा में महा टक्कर जारी रहेगी। देश के उत्तर और पश्चिमी राज्यों में बीते कई सप्ताह से लू का कहर जारी है और भीषण गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। खास तौर पर पावर कट ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। दिन का तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान से लेकर बंगाल तक में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने राहत का खबर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना है और इसमें तापमान में गिरावट भी आ सकती है। हालांकि उससे पहले 3 दिनों तक उत्तर एवं पश्चिमी उत्तर में भारत सभी राज्यों के गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन पर उन्हीं के देश के संसद में विपक्षी सांसदों तीखे हमले किए हैं। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि बोरिस भारत दौरे के दौरान पीएम मोदी से मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सवाल करने से डर गए। ब्रिटिश संसद में भारत में मानवाधिकार पर चिंता व्यक्त की गई है। यहाँ तक कि बोरिस के बुलडोजर की सवारी करने पर भी सवाल किया गया है। कहा गया है कि एक दिन पहले दिल्ली में बुलडोजर से मुस्लिमों के घर उजाड़ दिए गए। ऐसे में बोरिस बुलडोजर की सवारी करके क्या संदेश देना चाहते हैं? जरा सुल्तान ने संसद में दिए अपने बयान में कहा है कि बीजेपी सरकार के दौरान भारत में एंटी मुस्लिम माहौल पैदा हो रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पिछले हफ्ते भारत की यात्रा की तो उनसे यह उम्मीद की जा रही थी कि वो पीएम मोदी से एंटी मुस्लिम नीति को लेकर सवाल पूछेंगे, भारत में मानवाधिकार को हनन को लेकर सवाल करेंगे, लेकिन उन्होंने तो बुलडोजर की सवारी की, वो भी तब जब एक दिन पहले भारत सरकार ने दिल्ली में मुस्लिमों के घर उसी बुलडोजर से उजाड़ दिए। महाराष्ट्र में सियासत एक अलग ही अंदाज में चलती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को 1 मई को औरंगाबाद में सभा करने की अनुमति मिल गई। हालांकि उन्हें 16 शर्तों के साथ सभा की अनुमति दी है। इसी बीच खबर है कि राज ठाकरे की रैली के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे औरंगाबाद के इस मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवसेना के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने इसकी पुष्टि की है। खैरे ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जून के महीने में उसी स्थान पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई, लेकिन औरंगाबाद शहर के खड़गेश्वर सांस्कृतिक मैदान में शिवसेना शाखा की वर्षगांठ मनाने की योजना पहले से ही थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की ओर से शुक्रवार को आयोजित इफ्तार पार्टी में बिहार का पूरा राजनीतिक कुनबा जुटा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मांझी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। यहां उन्होंने लाउडस्पीकर पर बैन को लेकर जारी विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार में इन सब चीजों से हम लोग सहमत नहीं, ये सब फालतू चीज है, जिसको जो कहना है करते रहे, हम इन सब से सहमत नहीं है। बता दें कि मांझी की इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री अशोक चौधरी, हम नेता दानिश रिजवान, पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जमुई सांसद चिराग पासवान समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। जबकि आमंत्रण मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी और तेजप्रताप यादव मांझी की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचे। पश्चिम बंगाल में बढ़ती हिंसा की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार घिरती नजर आ रही है। बंगाल में हाल ही में कई हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी है। इस घटना को लेकर अब दिल्ली में वकील भी विरोध पर उतर आए। वकीलों का कहना है कि बंगाल के लिए न्याय की लड़ाई अब राष्ट्रीय स्तर पर लड़ी जाएगी। भारत न्याय के लिए लड़ेगा, भारत बंगाल के लिए लड़ेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा और राज्य के प्रभावित लोगों के संघर्ष और लड़ाई को उजागर करने के लिए वकीलों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल के भाव में लगातार वृद्धि हो रही, जिसके चलते देश में सभी उर्वरकों के भाव में वृद्धि की संभावना को देखते हुए सरकार ने उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2022 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक के लिए फास्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों से संबंधित उर्वरक विभाग का प्रस्ताव भी मंजूरी दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से फास्फोरस में सब्सिडी के स्थान पर 25
₹2501 प्रति बैग की सब्सिडी देने का फैसला है, जो पिछले साल की सब्सिडी दरों की तुलना में 50% अधिक है। देश में महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को राहत मिलती नजर आ रही। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम पहले ही आसमान पर है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। शुक्रवार को सीएनजी के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई। ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता अली दारूवाला ने सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की जानकारी दी। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। तेल कंपनियों की ओर से आज भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। बीते 23 दिनों में तेल के दाम स्थिर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 105.41 रुपये, डीजल 96.67 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। आभूषण खरीदने का मन बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले कीमती धातुओं के ताज़ा भाव जानना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुक्रवार को एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। सोने की कीमत 0.59% की उछाल के साथ 51,565 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है, जबकि चांदी के दाम में 0.44% की तेजी आई और इसका भाव बढ़कर 64,200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।